Good morning, student. Now we will start the second unit of quantum mechanics, BSc third year. Second unit is correlated with Schrödinger equation. The Schrödinger equation is known as Schrödinger equation किसे कहा जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं Schrödinger equation. श्रोडिंगर इक्वेशन किस काम आती है? श्रोडिंगर ने दो तरह की इक्वेशन दी। वो दो तरह की इक्वेशन साई को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। साई इज नोन एज वेव फंक्शन। साई क्या है? वेव फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन इज दैट इक्वेशन विच यूज्ड टू कैलकुलेट वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए बॉडी। किसी भी पार्टिकल या बॉडी के लिए या तरंग के लिए जो वेव फंक्शन होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरह की इक्वेशन दी। उन इक्वेशंस को क्या कहते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन। अब बात करते हैं हम साई की। साई क्या होता है? पार्टिकल के साथ एसोसिएट एक वेव फंक्शन होता है। या हम कह सकते हैं वेव के साथ। ओके, साई आर टी क्या होता है? या साई सिंपल की बात कर लेते हैं हम। जो साई होता है, साई कैसे रिलेटेड होता है? एक पार्टिकल या वेव से रिलेटेड वेव फंक्शन होता है जो इस पार्टिकल्स या वेव की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। मतलब साई इज द फंक्शन विच इज कोरिलेटेड विद ए वेव विच गिव ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेव। दिस इज द इमेजिनरी वैल्यू। साई इज द इमेजिनरी वैल्यू। साई क्या है? इमेजिनरी वैल्यू है। इसलिए इसको सिंगल रूप में ना लिखते हुए, इमेजिनरी वैल्यू है इसलिए इसको सिंगल रूप में ना और लिखते हुए इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? विद कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट फॉर्म में, मतलब साई इनटू साई स्टार इक्वल टू साई अब इसको दोबारा सुन लो। साई इज ए वेव फंक्शन विच इज एसोसिएट विद ए वेव और ए पार्टिकल विच गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल और वेव। इट इज ए इमेजिनरी क्वांटिटी, सो इट कैन नॉट बी राइट इन सिंगल फॉर्म, इट कैन बी राइट विद कॉन्जुगेट फॉर्म। तो कॉन्जुगेट फॉर्म क्या हो जाएगी? साई स्टार। दिस इज ए कॉन्जुगेट वैल्यू। ये इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू है। इसको हम लिखते, ठीक है। अब काल्पनिक संख्या है तो इसको कॉन्जुगेट फॉर्म में लिखा जाता है। इसके आधार पर दो तरह की थ्योरी दी गई, दो तरह की व्याख्या दी गई। एक तो दी श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर के अनुसार जो साई स्क्वायर है, श्रोडिंगर के अनुसार जो साई स्क्वायर का मान है वो डेंसिटी को शो करता है। ये चीज डेंसिटी को शो करता है, लेकिन इसकी सहायता से हम कॉम्पटन इफेक्ट एक्सेट्रा को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर दो तरह की व्याख्या दी गई। श्रोडिंगर पहली वाली, श्रोडिंगर के अनुसार जो साई डॉट साई स्टार है, ये साई स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या शो किया उसने? डेंसिटी। और इस डेंसिटी के अनुसार हम कॉम्पटन इफेक्ट एक्सेट्रा जो कैलकुलेशंस हम करते हैं उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको इंप्रूव करके बर्न नामक साइंटिस्ट ने इसको इंप्रूव करके
बर्न साइंटिस्ट ने यह बताया कि जो ये क्वांटिटी है साई डॉट साई स्टार इक्वल टू साई स्क्वायर, साई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये किसको शो करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल और सिस्टम, इन दोनों को शो करता है। तो इसके आधार पर ये एक वेव फंक्शन की डेफिनेशन दी गई। अब इसको पूरा डिस्क्रिप्शन ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये काम आने वाली चीज है आपके आगे। वेव फंक्शन है, किसी भी पार्टिकल या किसी भी वेव के साथ एसोसिएट होता है, जो कि उस पार्टिकल और वेव की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है, काल्पनिक संख्या होती है, जिसको सिंगुलर रूप में ना लिखते हुए किस फॉर्म में लिखा जाता है? विद कॉन्जुगेट फॉर्म के साथ। तो कॉन्जुगेट फॉर्म के साथ लिखेंगे तो साई और साई डॉट का साई स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा? साई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसके आधार पर दो तरह की व्याख्या की गई। ये आ गया आपके पास साई डॉट साई कॉन्जुगेट इक्वल टू साई का होल स्क्वायर। इसके आधार पर दो तरह की व्याख्या की गई। पहली व्याख्या किसने की? श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर के अनुसार जो ये क्वांटिटी आई आपके पास साई स्क्वायर, ये क्या कहलाती है? डेंसिटी। लेकिन इस डेंसिटी की सहायता से कॉम्पटन इफेक्ट एक्सेट्रा जो तरह की कैलकुलेशंस होती है, कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, जीमान इफेक्ट हुआ, स्पार्क इफेक्ट हुआ, बहुत सारे जो इफेक्ट हम पहले कैलकुलेट किए थे वो इसकी सहायता से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको इंप्रूव करके बर्न नामक साइंटिस्ट ने इस चीज को इंप्रूव किया। बर्न ने क्या कहा? जो ये क्वांटिटी निकल के आती है, ये किस चीज को शो करती है? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को। अब प्रोबेबिलिटी को शो करती है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वेव है, जो पार्टिकल्स वेव मूव कर रहा है, उसकी सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने तक क्या हो जाएगी? पहुंच जाएगी। तो उससे क्या हो? उससे हम साई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट, जो साई का मान की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। एक्स आपकी पूरी क्वांटम मैकेनिक्स यहां से श्रोडिंगर इक्वेशन पे डिपेंड करती है। अब श्रोडिंगर इक्वेशंस क्या होती है? श्रोडिंगर इक्वेशंस का हमने पहले बताया था कि श्रोडिंगर ने दो तरह की समीकरण दी साई का मान, तरंग फलन का मान ज्ञात करने के लिए। कोई वेव फंक्शन है साई, उसका मान ज्ञात करने के लिए दो तरह की श्रोडिंगर इक्वेशन दी गई। पहली टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरी टाइम डिपेंडेंट, या उसको उल्टा भी कह सकते हो, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, काल आश्रित और काल अनाश्रित। तो हम पहले बात करते हैं काल नंबर 1, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, काल मुक्त या काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। तो इस तरह की जो समीकरण निकल के आएगी। अब यहां पर इससे देख लो आप, टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? ऐसी इक्वेशन जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। तो इस तरह की श्रोडिंगर इक्वेशन जिससे क्या कैलकुलेट किया जाता है? साई का मान कैलकुलेट किया जाता है। वी नो दैट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वी नो दैट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है? डेल साई आर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर डेल साई आर टी अपॉन डेल टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशंस हमारे पास आ रही है, यहां पर देखो आप, आर क्या है? कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, टी टाइम डिपेंडेंट। जो साई का मान है वो दो वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। एक वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? अब वन डायमेंशनल की बात कर रहे हो तो आप एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो, टाइम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये जो साई का मान है, जो वेव फंक्शन है, वो दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। एक डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है और एक टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में देन साई आर टी कैन बी रिटर्न एज साई आर टी को लिख सकते हैं हम साई एक्स टी। वन डायमेंशनल की बात हो रही है
तो साई एक्स e टू द पावर माइनस ओमेगा टी, बिकॉज वेव करेक्टर शो कर रहा है, वेव करेक्टर शो कर रहा है तो पीरियडिक मोशन होगा, और पीरियडिक मोशन में हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज करो तो क्या हो जाएगा, ये डेल 2 साई एक्स e टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेल 2 बाई डेल टी स्क्वायर साई एक्स e टू द पावर माइनस ओमेगा टी। ओके, यहां पर देखो x पे डिपेंड है तो ये क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, e की पावर माइनस ओमेगा टी बाहर की तरफ आ गया, अंदर क्या बच गया, डेल 2 साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर, यहां पर साई एक्स बाहर आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, इसको लिख दो आप, e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा से e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ये डेल 2 साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साई एक्स। इसको लिख सकते हो आप डेल 2 साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एक्स बराबर 0, वेयर के इज ए वेव वेक्टर। तो के बराबर क्या होगा आपके पास, ओमेगा अपॉन बी, वी नो डेट P इक्वल टू क्या होता है, H क्रॉस के, तो K बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, P अपॉन H क्रॉस। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 यूजिंग 4 in 3, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट करो तो आपके पास आ गया डेल 2 साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स बराबर 0, इक्वेशन नंबर 5। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई यहां से। अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ गया यहां पर, मोमेंटम। अब यदि कोई पार्टिकल, कोई भी कण जिसका मास m हो, वो v वेग से गति करता हो, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, E इक्वल टू इफ ए पार्टिकल, लिख देता हूं मैं यहां पर, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m moving with velocity v, then total energy क्या हो जाएगी, E बराबर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, Vx। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P/, m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, m से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, होल स्क्वायर हो गया Vx,
ई, तो ई बराबर हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी एक्स। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2m ई माइनस वी एक्स। इक्वेशन नंबर 6 यूजिंग 6 in 5, 6 को 5 में यूज करेंगे तो डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो इस इक्वेशन 6 को जब हम इक्वेशन 5 के अंदर पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी डेल टू स्क्वायर डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर, पी की जगह क्या आ जाएगा 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी एक्स ई माइनस वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस है इक्वेशन नंबर 7, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मैथमेटिक्स इस क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार। ये तो हो गया 1 डायमेंशनल की बात। अगर इसी को 3 डायमेंशनल में आप लिख दो तो ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर साई एक्स प्लस 2m एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस बी आर, ये भी आर हो जाएगा यहां पर साई आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये 1 डायमेंशनल केस की बात होगी, ये 3 डायमेंशनल केस की बात होगी। तो ये जो इक्वेशन नंबर 7 है ये आपको याद रखनी है, आगे भी इसकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आप देख लो इस इक्वेशन को दोबारा देख सकते हो आराम से। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं वेव इक्वेशन को। वेव इक्वेशन जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आप लोगों ने। इसके साथ साई आर टी डिपेंड करता है 2 तरह के फंक्शन के ऊपर। तो साई एक्स हो गया e की पावर माइनस आईटा ओमेगा टी हो गया। अब यहाँ से इस वैल्यू को जो इक्वेशन 2 है उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करके डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है यहाँ पर, और ये हमारी इससे ओमेगा अपॉन वी बराबर क्या मान लिया हमने के स्क्वायर के मान लिया। तो ओमेगा के बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन वी, तो वी बराबर क्या हो जाएगा के अपॉन ओमेगा। वी द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल पी इक्वल टू एच क्रॉस के, तो के बराबर क्या होता है पी अपॉन एच क्रॉस। इसको यहाँ पर पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है वो अगर मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। m का मान m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो mv का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m प्लस वी एक्स। तो p स्क्वायर का मान क्या हो गया 2m e माइनस वी एक्स। इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई, और ये श्रोडिंगर इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं इसको, ये पूरी इक्वेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ये समय पर आश्रित नहीं है। ये किस पे आश्रित है ओनली x के ऊपर जो कि डायरेक्शन है। अब हम बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट की। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वी नो डेट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर 0। इक्वेशन नंबर हमने क्या दिया था इसको 7। ये इक्वेशन नंबर 7 है आपके पास। इसकी सहायता से हमें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन
multiplying above equation by e to the power minus iota omega t, e की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इसको दोनों तरफ e टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल टू साई एक्स e टू द पावर माइनस ओमेगा टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m एच क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी एक्स साई एक्स e टू द पावर माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। वी नो साई एक्स टी इक्वल टू क्या होता है, साई एक्स e टू द पावर माइनस ओमेगा टी, सो अबव इक्वेशन बिकम, ठीक है, अबव इक्वेशन बिकम क्या हो जाएगी, डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m एच क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी एक्स साई एक्स टी, इसको आर टी भी लिख सकते हैं अगर 3 डायमेंशनल की बात करें, अभी हम 1 डायमेंशनल के लिए चल रहे हैं, बाद में 3 डायमेंशनल लिख लेंगे। Now this equation can be written as sin xt upon del x square is equal to minus 2m h square e minus vx psi xt, or we can write minus h cross square by 2m डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस उधर चल गया, ये माइनस उधर आ गया, तो ये हो गया वी एक्स साई एक्स टी इक्वल टू ई साई एक्स टी, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 आ गई आपके पास ये। अब इसको हमें सोल्व करना है, यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर हमने वहां दिया था, लेकिन यहां पर हम वापस दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए, वहां जो भी पहले जो भी दिया था इक्वेशन नंबर ए। अब हमें यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रेस्पेक्ट टू टी, लिख देता हूं यहां पर डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रेस्पेक्ट टू टी, डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी इक्वल टू साई एक्स कॉन्स्टेंट हो गया e टू द पावर माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा ओमेगा। ओके, इक्वेशन नंबर 9, वी नो डेट E इक्वल टू क्या होता है H क्रॉस ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा E अपॉन H क्रॉस। ठीक, यूजिंग 10 in 9, इक्वेशन 10 को इक्वेशन 9 में यूज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी इक्वल टू साई एक्स
e टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया माइनस ई अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको, आयोटा एच क्रॉस। ठीक है, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा की जगह लिख दिया ई अपॉन एच क्रॉस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, ई अपॉन आयोटा एच क्रॉस, और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, साई एक्स टी। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आयोटा एच क्रॉस डेल साई एक्स टी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई साई एक्स टी, इक्वेशन नंबर 11। ये हमारे पास ई साई एक्स टी का मान आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 है, इक्वेशन नंबर 8 के अंदर इक्वेशन नंबर 11 को हम यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर जो 11 है उसको कहां पर यूज करना है, इक्वेशन नंबर 8 के अंदर। तो ये वैल्यू मैं वहां पर लिख देता हूं, या इसको यहां से ऊपर लिख देते हैं यहां से। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपके पास माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी, इक्वेशन नंबर 12। दिस इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इट इज आल्सो यूजफुल फॉर फर्दर कैलकुलेशन। आगे की जो कैलकुलेशन है उसके लिए ये यूजफुल है आपके पास, इक्वेशन नंबर 12। तो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ये हो गई, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों समीकरण को आपको याद रखना है, ये दोनों आगे यूजफुल है सारे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। जो भी हम आगे की स्टडी करेंगे उसके अंदर ये दोनों इक्वेशंस का बहुत यूज है। और इसका यूज किस लिए होता है, साई का मान निकालने के लिए। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, अच्छे से इसको याद कर लेना दोनों इक्वेशंस को।